हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में चार एकदम अलग तरह की रेसिपीज़ को एक साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये चारों ही रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक हैं। तो चलिए इन मज़ेदार रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। इस टेस्टी सी बर्फ़ी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम भुने हुए चने ले रखे हैं। चने का जो ऊपर का छिलका था इसे हमने रिमूव कर दिया है। छिलके को उतार करके तभी हम इसे बर्फ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। भुने हुए चने आपको किसी भी किराने की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब हम इस भुने हुए चने को ग्राइंडिंग जार में डाल करके थोड़ा थोड़ा हम इसका एक महीन पाउडर बना लेंगे। हमें इसे एकदम महीन पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसे एकदम महीन पीस करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने चने को पीस करके इसका एक महीन पाउडर बना लिया है। इसे पीसने के बाद इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बर्फ़ी अच्छे से नहीं बन पाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसमें मावे जैसा टेस्ट आता है। ये टोटली ऑप्शनल है। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर डालेंगे तो बहुत अच्छी मिठाई बनके तैयार होगी। मिठाई को मीठा करने के लिए हमने इसमें 200 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल दी है। चीनी हमने यहाँ पर मिक्सी जार में पीस करके इसका पाउडर बना लिया था। यदि आप चाहें तो चीनी के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यदि आप चाहें तो इस मिठाई को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें नारियल के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डालेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए आप गर्म दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें चीनी पड़ी हुई है तो गर्म पा करके चीनी मेल्ट हो जाएगी और मिक्सचर गीला हो जाएगा। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप चाहें तो इस मिठाई को सिर्फ देसी घी से बना करके तैयार कर सकते हैं। दूध को आप स्किप कर सकते हैं। इसे डालने के बाद यदि हमें और आवश्यकता होगी तो हम इसमें दूध और घी का इस्तेमाल और करेंगे। तो मिक्सचर अभी काफ़ी सूखा है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और इसे हम फिर से मिक्सचर के साथ में मिला लेंगे। बर्फ़ी के मिक्सचर को मिलाने का काम स्पून से अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा है। ये मिठाई बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये मिठाई का जो मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है। हमने इसे मसलते हुए एकदम स्मूथ कर लिया है और ये डो के फॉर्म में इकट्ठा होने लगा है। अब हम इसे रखेंगे सेट होने के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये ट्रे ली है स्टील की और इसके ऊपर हमने सिल्वर फॉइल पेपर को अच्छे से सेट कर दिया है। यदि आपके पास सिल्वर फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप घी या तेल किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे ग्रीस करने के लिए। अब हम बर्फ़ी के मिक्सचर को इसके ऊपर रखेंगे और इससे हम इक्वली अच्छे से फैला देंगे। बर्फ़ी के मिक्सचर को ट्रे में फैलाने के बाद अब हम इसे कटे हुए पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से या फिर आप इसे चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं। हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे सेट होने के लिए। हम इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखने पर मिठाई जल्दी से सेट तो हो जाती है, लेकिन जब इसे हम फ्रिज से निकालते हैं मिठाई को तो ये बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे सेट होने के लिए। 1 घंटे में ये मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। 1 घंटे के बाद हम वापस फिर से मिलते हैं और ये बर्फ़ी 1 घंटे के बाद देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसके पीस कट कर लेंगे। हम इसे स्क्वायर शेप में काट रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसे कतली का भी शेप दे सकते हैं। आप यदि चाहें तो इस मिक्सचर से लड्डू भी बना करके तैयार कर सकते हैं, पेड़ा भी बना सकते हैं। इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये बर्फ़ी देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे और ये भुने चने की टेस्टी सी बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है खाने के लिए।
जब आप इसे किसी को सर्व करेंगे तो कोई इसे जान ही नहीं पाएगा कि ये भुने हुए चने से बनी है, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है और देखने में तो ये टेम्पटिंग है ही। इस यूनिक स्टाइल समोसे को बनाने के लिए आज हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन में नापेंगे तो ये 250 ग्राम गेहूं का आटा है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून मंगरेल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 3 बड़े चम्मच हम इसमें मोयम ऐड करेंगे। मोयम के लिए हमने तेल का इस्तेमाल किया है, यदि आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आटे के साथ में हम अच्छे से मिला लेंगे और ये आटा अच्छे से बाइंड होने लगा है। इट मीन्स मोयम एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार और हम इसका एक सेमी डो तैयार कर लेंगे। आटे को हमें बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंथना है और लूज भी नहीं गूंथना है, हमें सेमी थिकनेस का डो तैयार करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये लीजिए आटा हमारा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। जब तक आटा रेस्ट करता है तब तक हम समोसा बनाने के लिए एक आलू का तीखा चटपटा मसाला बना के तैयार कर लेंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम बॉयल किए हुए मैश किए हुए आलू ले रखे हैं। यदि आप चाहें तो आलू को बॉयल करने के बाद इन्हें ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं। 50 ग्राम हम इसमें बॉयल की हुई मटर ऐड करेंगे। यदि आपके पास मटर हो तो ज़रूर डालिएगा इस मसाले में, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब हम इसमें अदरक लहसुन और मिर्च डालेंगे कुटा हुआ, खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच दम आलू मसाला और इसी के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। और अब हम इस मसाले को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर ऐड करेंगे। इसकी जगह पर आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आलू के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। पारंपरिक तरीके से हलवाई लोग जो समोसा बनाते हैं उसमें आलू को मसालों के साथ में धीमी आंच में भुना जाता है, लेकिन जो समोसे बनने वाले हैं बहुत ही इजी मेथड से बन रहे हैं और ये हर कोई बना करके अपने घर में बहुत ही आसानी से खा सकता है। और ये आलू का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। हाथों में हम थोड़ा सा आलू का मसाला लेंगे, इसे हम दबाते हुए गोल करेंगे। इसकी हम छोटी छोटी बॉल बना के तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हमें सारी बॉल्स को बना के तैयार कर लेना है। आलू बॉल्स का साइज अपने अनुसार आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। और ये लीजिए हमने सारी आलू बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। अब हम आटे को भी चेक कर लेंगे। आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गया है। इसे एक बार हम फिर से मसलते हुए गूंथ करके तैयार कर लेंगे। आटे में से हम एक लोई लेंगे, इसके ऊपर सूखा आटा छिड़केंगे और बेलन की हेल्प से हम इसे रोटी की तरह गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं सेम प्रोसेस से हमें इसे बेल करके तैयार करना है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा बड़े साइज़ का बेलेंगे क्योंकि हम इसे समोसा बनाने वाले हैं, रोटी नहीं बनाने वाले हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और मोटा भी नहीं बेलना है, हमें मीडियम थिकनेस का इसे बेल करके तैयार करना है। और ये लीजिए हमारी एक रोटी बनके तैयार हो चुकी है। इसकी आप मोटाई देख लीजिए, हमने इसे कितना मोटा बेल करके तैयार किया है। रोटी को हम स्क्वायर शेप में काट करके तैयार कर लेंगे चाकू से और जो एक्स्ट्रा डो निकलेगा इसे हम दोबारा फिर से समोसा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसे अलग करने के बाद अब हम इसे फिर से स्क्वायर शेप में 4 भागों में काट करके तैयार करेंगे। इन्हें काटने के बाद हम इसके किनारों पर पानी को लगा लेंगे। अब जो हमने पोटैटो बॉल्स को तैयार किया हुआ है इसके सेंटर पर रखेंगे और इसके किनारों को दोनों उठाते हुए हम इसे लॉक कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी उठाएंगे और उसे भी अच्छे से लॉक कर लेंगे। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि हम इसे किस तरह से लॉक कर रहे हैं। हमें इसे बहुत ही अच्छे से लॉक करना है क्योंकि हम समोसे को डीप फ्राई करने वाले हैं। अगर ये अच्छे से लॉक नहीं रहेंगे तो फ्राई करते समय आलू बाहर आ जाएंगे और तेल सारा खराब हो जाएगा और समोसे पर भी चित्तियाँ पड़ जाएंगी। और साइड से जो ये पोर्शन खुला हुआ है इसे भी हम अच्छे से लॉक कर लेंगे।
हमने पानी लगाया था किनारों पर, तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे। इसी तरह से हम सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे। और ये हमारा एक समोसा बन के तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से हमें सारे समोसे बना के तैयार करने हैं। पारंपरिक तरीके से जो समोसे बनाए जाते हैं उन्हें शेप देने में और उसे बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब आप घर में जब भी आपको समोसा खाने का मन करे तो आप इस समोसे को बना करके सबको खिला भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। अगर घर में कोई छोटी पार्टी या फंक्शन है तब भी आप इन्हें पार्टी के स्टार्टर में एज ए स्नैक सर्व कर सकते हैं। ये देखने में इतने यूनिक लगते हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सब यही पूछेंगे कि आपने इस समोसे को कैसे बनाया है। और ये लीजिए, हमने कुछ समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। सेम प्रोसेस से हम सारे समोसे बनाते जाएंगे और हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। समोसे को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। मध्यम गर्म तेल में डाल करके हम इसे धीमी आंच में फ्राई करेंगे। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाल के फ्राई करेंगे तो समोसे पर चित्तियाँ पड़ जाएंगी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो खाने में टेस्टी नहीं आएंगे और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर डाल करके और मध्यम गरम तेल में ही फ्राई करेंगे। और जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तब हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी जल्दीबाजी में हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जो हलवाई लोग समोसा बनाते हैं बहुत ही धीमी आंच में फ्राई करते हैं, इसलिए उनके समोसे पर बिल्कुल भी चित्तियाँ नहीं पड़ती हैं। और ये फर्स्ट बैच के समोसे फ्राई हो चुके हैं, इसे हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के समोसे भी फ्राई कर लेंगे। यदि आप इन समोसों को अपने गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इन समोसों को पहले से बना के रख दीजिए फ्रिज में। जब आपको इन्हें खाना हो तब आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं और सबको खिला भी सकते हैं। और ये लास्ट बैच भी फ्राई हो चुका है। अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे और ये गर्मा गर्म डिजाइनर समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। हमने इसे 3 तरह की चटनी के साथ में सर्व किया है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। यम्मी से डिज़र्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड ले रखा है। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका एक पतला घोल तैयार करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दूध। दूध हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। आप दूध की जगह पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म दूध या फिर गर्म पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और घोल अच्छे से नहीं बन पाएगा। और ये घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड पुडिंग, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ½ लीटर फुल फैट दूध को गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। दूध को हम शुरू में हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध को मीठा करने के लिए 100 ग्राम शुगर। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। चीनी ऐड करने के बाद इसे भी हम दूध के साथ में मिला देंगे और दूध में एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। और ये लीजिए, दूध में एक उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और दूध को एक बार हम चलाते हुए मिला देंगे। दूध में एक उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड का घोल जो हमने बना के रखा हुआ है। कस्टर्ड ऐड करते समय हम गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। कस्टर्ड ऐड करते ही दूध बहुत ही तेज़ी से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाएंगे। आप देख रहे होंगे कि दूध पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे लो फ्लेम पर। और ये लीजिए, हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो चुका है पक के। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। पुडिंग को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले रखा है टोस्ट। इसे कुछ जगह पर रस भी बोला जाता है।
हमने यहाँ पर ब्रिटानिया के टोस्ट ले रखे हैं। आप किसी भी ब्रांड का टोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ये डिश लेंगे और इसके अंदर हम टोस्ट को सेट कर देंगे। आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा कि हम इसे डिश के अंदर किस तरह से सेट कर रहे हैं। यदि आपके पास इस तरह की डिश नहीं है तो आप कोई गहरे तले की थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिश को बनाने के लिए। अब जो छोटे टुकड़े हैं उसे हम साइड में सेट कर देंगे इस तरह से। टोस्ट को डिश में फैलाने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे कस्टर्ड को जो हमने तैयार किया हुआ है। यदि आप चाहें तो कस्टर्ड को डालने से पहले थोड़ा सा शुगर सिरप की कोटिंग भी कर सकते हैं, पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि कस्टर्ड काफ़ी गर्म है तो टोस्ट अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए हमने इस प्रोसेस को स्किप कर दिया है। यदि आपको आवश्यकता लगे तो आप कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने पहली लेयर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी दूसरी लेयर तैयार करेंगे और ये लीजिए, हमने दूसरी लेयर भी तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर भी कस्टर्ड को अच्छे से फैला देंगे। कस्टर्ड को हमें इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से डालना है, कहीं भी खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, तभी पुडिंग अच्छे से बन के तैयार होगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये पुडिंग की दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। इस पुडिंग को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कटे हुए बादाम, पिस्ता, ग्रेट किए हुए नारियल और थोड़ा सा टूटी फूटी से। आप अपने तरीके से इसे किसी भी तरीके से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। और ये हमारी गार्निशिंग कंप्लीट हो चुकी है। पुडिंग बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। अभी हम इसे फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। ये अच्छे से ठंडी हो जाए तब ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यदि आप चाहें तो इसे आधा 1 घंटे बाद भी खा सकते हैं, पर इसका असली मज़ा तभी आता है जब ये अच्छे से ठंडी हो जाती है। 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद पुडिंग बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है और ठंडी भी हो गई है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। जब आप इस पुडिंग को खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप वनीला फ्लेवर का केक खा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है खाने में। आप इसे एज ए केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी पुडिंग बन के तैयार हुई है। पालक के पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर ½ kg ताज़ी कटी हुई पालक ले रखी है। पालक को हमने काटने से पहले 3 से 4 बार साफ पानी से धुल करके इसका सारा पानी सुखा दिया था, फिर हमने इसे काटा है। पालक को धुल करके तभी आप काटने के लिए इस्तेमाल करिएगा। अब हम पालक में ऐड करेंगे 2 बारीक चॉप की हुई प्याज। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन, मिर्च कुटा हुआ। इसे डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं इस पकौड़े को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1 नींबू का रस। आप नींबू की रस की जगह पर ड्राई मैंगो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी मोटी दरदरी कुटी हुई मिर्ची। अब हम सारे मसालों को पालक के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। पालक को मसालों के साथ में मिलाने के बाद हम इसमें 50 ग्राम बेसन ऐड करेंगे और इसे हम पालक के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। हम एक बार में पूरा बेसन नहीं डालेंगे, आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा बेसन हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें फिर से 50 ग्राम बेसन ऐड करेंगे और इसे भी हम पालक के साथ में मिला लेंगे। इस मिक्सचर को तैयार करते समय हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पालक हरी सब्जी है और इसमें नमक भी पड़ा हुआ है, तो पालक से खुद ही पानी रिलीज़ होगा। यदि हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे तो मिक्सचर गीला हो जाएगा। और ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसे इस डिश में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यदि आपके पास इस तरह की डिश नहीं है तो आप कोई गहरे तले की थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिश को हमने पहले से ही तेल से ग्रीस कर लिया था, इसे आप ग्रीस करके तभी आप मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र करिएगा। और ये लीजिए, हमने पूरे मिक्सचर को अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसे रखेंगे स्टीम होने के लिए। नाश्ते को स्टीम करने के लिए हमने कढ़ाई में पहले से ही 2 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था।
इसके अंदर हमने ये जाली सेट कर दी है। अब हम इसके अंदर ये डिश को सेट करके और इसे हम लीड लगाकर रख देंगे 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए भाप में। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। नाश्ते को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से निकालेंगे क्योंकि कढ़ाई भी काफ़ी गर्म है और ये बर्तन भी काफ़ी गर्म है, तो हम इसे बहुत ही ध्यान से निकालेंगे। और एक बात ये भी है कि हम इसे गर्म पर नाश्ते को बिल्कुल भी कंटेनर से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट करके बिखर जाएगा। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे कंटेनर से अलग करेंगे। अब हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ये नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और थिक हो गया है। अपने हाथों से हम इसे टच कर सकते हैं। अब हम इसके नाइफ से पीस काट लेंगे। हम इसे बर्फी की शेप में काट रहे हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से कट जा रहा है और निकल भी जा रहा है क्योंकि हमने इसे बहुत ही अच्छे से कुक किया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। यदि आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए इन्हें हमने तेल में डाल दिया है। इन पकौड़ों को हम बिल्कुल भी लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, इन्हें हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और ये पकौड़े एक साइड से अब सीख चुके हैं। अब हम इन्हें टर्न करेंगे। इन्हें हम लटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इन पकौड़ों को यदि हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये तेल को पी करके बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, इसलिए हम इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और ये पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं और कलर भी इसमें अच्छा आ गया है। अब हम इन्हें कढ़ाई से अलग करके और सेम प्रोसेस से बाकी के भी पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। यदि आप वही एक जैसे पालक के पकौड़े खाकर बोर हो गए हैं तो आप इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को ये पकौड़े की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और ये लास्ट बैच के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम तेल से अलग कर लेंगे और इनकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। और ये लीजिए एकदम डिफरेंट स्टाइल पालक के पकौड़े बनके तैयार हैं खाने के लिए। हमने इन्हें 2 तरह की चटनी के साथ में सर्व किया है। जब भी आपको चाय के साथ में कुछ तीखा और चटपटा खाने का मन करे तो आप इन पालक के पकौड़ों को बना करके खा सकते हैं और घर में भी सबको खिला सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पालक के पकौड़े की रेसिपी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आगे आप कौन सी नई रेसिपी देखना चाहते हैं।